हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 2 जो सबूत के विषय में प्रावधान करता है। और इसमें हम पार्ट 2 जो है इसका वो 56 से लेकर 100 तक है, इसमें हम पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 55 तक पढ़ा है और उसमें प्री प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है विद लेटेस्ट केस लॉ प्लस लीडिंग केस लॉ। तो सेकंड वीडियो ये हमारा झारखंड एपीओ के लिए। और अगर यूपी एपीओ या अदर जो आने वाली जो एग्जाम है जैसे सिविल जज है या फिर यूपी एपीओ है या अदर जुडिशरी एग्जाम है, उनमें अगर आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी आते हैं तो उनका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड अभी जो वीडियो है वो आईपीसी का हमारा कंप्लीट हो चुका है और इंडियन एविडेंस एक्ट जो वो पहला पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है और सेकंड पार्ट ये है। इस तरह से हम सीआरपीसी का भी लेके आएंगे झारखंड एपीओ को ध्यान में रखते हुए। तो अब हमारा सेकंड पार्ट जो स्टार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 3 जो है पार्ट 2 में है, जिसमें ऐसे फैक्ट के बारे में बात की गई है जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो इसमें सेक्शन 56 जो कि कहती है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य, अवेक्षणीय बोलते हैं नोटिस किए जाने वाले यानी नोटिसिएबल, तो न्यायिक रूप से नोटिसिएबल फैक्ट जो होते हैं उनको साबित करना आवश्यक नहीं है। नोटिसिएबल कौन से होते हैं, यानी ऐसे फैक्ट जिनको न्यायालय स्वतः ही सत्य मान लेता है, उनके लिए वो सबूत की मांग जो वो नहीं करता है, यानी उनको ऐसे फैक्ट को साबित करने के लिए एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती है। और न्यायिक अवेक्षा जो है इसमें तो किसी जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। यानी न्यायिक अवेक्षा करेगा का मतलब है कि किसी जिस फैक्ट के बारे में न्यायालय स्वतः ही उसको सत्य मान लेता है तो उसके लिए उसको फैक्ट को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब ऐसे कौन से फैक्ट हैं जिनकी न्यायिक अवेक्षा यानी जुडिशियल नोटिस की कोर्ट को जो है जुडिशियल नोटिस करनी होगी। अब जुडिशियल नोटिस से रिलेटेड एक केस भी है, शशि नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1993 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल नोटिस का अर्थ है कोर्ट के द्वारा किसी फैक्ट को बिना किसी ही साक्ष्य के साबित मान लेना। तो ये है। उसके बाद में अब चलते हैं सेक्शन 57, यानी कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनकी जुडिशियल नोटिस कोर्ट के द्वारा की जाएगी। तो जितने भी ऑफिशियल गजट से संबंधित हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो कोई भी रूल है, अगर लॉ से रिलेटेड हैं जितने भी रूल्स, उन सब की कोर्ट को जुडिशियल नोटिस करनी होगी। जैसे भारत के राज्य क्षेत्र में जितनी भी विधि लागू हैं उन सब के बारे में इनको साबित करना आवश्यक नहीं है। देखो सेकंड पॉइंट जो है इसमें चूंकि यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और चूंकि जो बीएसए है जो नया वाला है बीएसए 2023, उसमें इनको हटा भी दिया गया है। जो वेस्टर्न से रिलेटेड है या ब्रिटिश से रिलेटेड है जितने भी शब्दावली है उनको हटा दिया गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो नियमावली है, युद्ध की नियमावली, उसको साबित करना आवश्यक नहीं है। जो भी वार से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उनको। फिर यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम आ गया तो यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट ये हटा दीजिए। उसके बाद भारत की संविधान सभा की, संसद की, पार्लियामेंट की, यहाँ से प्रांत हटा दीजिए। राज्यों में लागू विधि के अधीन स्थापित विधानमंडल की कार्यवाही का जो भी अनुक्रम है यानी कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स जो हैं उनके बारे में। उसके बाद में ये वाला पांचवा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है वे सब मुद्राएं यानी जो सील्स हैं, वे सब मुद्राएं जिनकी भारत के सब न्यायालयों की, यानी इतना वाला पार्ट यहां से फिर हटा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के सब न्यायालयों की और केंद्रीय सरकार, फिर यहां से इसको हटा दीजिए। केंद्र सरकार के प्राधिकार के द्वारा भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालयों की मुद्राएं एडमिरल से संबंधित या ये आपका जो है मैरीटाइम जो होता है समुद्र से संबंधित अधिकारिता वाले जो न्यायालय होते हैं उनकी, नोटेरी पब्लिक की सील्स
और ऐसे वे सब सील जिनका कोई व्यक्ति संविधान या भारत में विधि का बल रखने वाले किसी एक्ट या रेगुलेशन के द्वारा उपयोग करने के लिए वो प्राधिकृत है। तो इसमें से इसको हटा दीजिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, किसी राज्य में किसी लोक पद पर जो व्यक्ति रहते हैं उन पर उनके पदारोहण, उनके नाम और मतलब पदारोहण होता है उनका जो टाइटल है ऑफिस जो है वो एक्सेस ऑफ ऑफिस जो होता है उनका पदारोपण, उनका नाम यानी उनका टाइटल कि वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ये सब उपाधियां, उनके कार्य, सिग्नेचर, यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का जो फैक्ट है वो ऑफिशियल गजट में उसको नोटिफाइड कर दिया गया है। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर स्टेट या सॉवरेन का एग्जिस्टेंस, उनकी उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज यानी एग्जिस्टेंस, टाइटल और नेशनल फ्लैग। उसके बाद में टाइम जोन जो होते हैं, समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो डिवीजन होते हैं वो, और टाइम जोन जो होते हैं वो ऑफिशियल गजट में दूषित जो पब्लिक फेस्टिवल जो होते हैं वो उपवास और अवकाश के दिन यानी फास्ट और हॉलीडेज। उसके बाद भारत सरकार के कब्जे के अधीन कोई भी राज्य क्षेत्र उसके संबंध में। नेक्स्ट है भारत सरकार और किसी अन्य राज्य का व्यक्ति के निकाय के बीच कोई संघर्ष है तो वो कब चालू हुआ, कब वो चालू है या नहीं है, कब प्रारंभ हुआ था और कब वो खत्म हो गया, ये सब के बारे में। उसके बाद में न्यायालय कोर्ट से संबंधित जैसे कोर्ट के मेंबर्स, ऑफिसर्स और जितने भी उनके अधीनस्थ अधिकारी या सहायक हैं, और जो कोर्ट की जो प्रोसेस होती है उसके एग्जीक्यूशन में कार्य करने वाले सारे ऑफिसर्स और सारे एडवोकेट्स, अटॉर्नी, प्रॉक्टर, वकील, प्लीडर और इनके समक्ष उपस्थित होने वाले या कार्य करने के लिए विधि के द्वारा जो ऑथराइज्ड है व्यक्ति, उनके नाम, ये सब के बारे में। उसके बाद भूमि पर या समुद्र पर मार्ग के नियम, ट्रैफिक रूल से रिलेटेड जो है जैसे होते हैं, इन सब के बारे में। और इनके अलावा भी लोक साहित्य, लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सब विषयों में भी न्यायालय पुस्तकों का या दस्तावेजों की सहायता ले सकता है इन सब के बारे में। उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट है आपका 57 के बाद में 58 क्या कहता है आपका, इसमें जो 57 है इसमें एक चीज और रह गई है, वो है केस लॉ से रिलेटेड। केस लॉ इसमें क्या है, एक शिवनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1965 का सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के विभाजन के बाद में अगस्त 1947 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, न्यायालय उनकी जुडिशियल नोटिस कर सकता है। इसके बाद में अब नेक्स्ट है सेक्शन 58 है कि जो स्वीकृत तथ्य हैं उनको भी साबित करना आवश्यक नहीं है, यानी किसी ऐसे फैक्ट को किसी कार्रवाई में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्रवाई के पक्षकारों ने या फिर उनके अभिकर्ताओं ने सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए वो सहमत हो गए हैं, एग्री हो गए हैं, या फिर वो सुनवाई से पहले अपने अपने हस्ताक्षर करने के द्वारा दस्तावेज पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या फिर जिनके बारे में प्लीडिंग रिलेटेड कोई उस समय लागू नियम के अधीन ये समझ लिया जाता है कि उन्होंने अपने प्लीडिंग्स के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया है अभिवचन के द्वारा। अभिवचन मतलब या तो प्लेंट में यानी वाद पत्र में, या फिर वो काउंटर पार्ट यानी लिखित कथन में। उसमें जो है वाद पत्र या लिखित कथन जो होता है। परंतु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों का ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा। अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है तो इसको छोड़कर बाकी अदर तरीके से उनको साबित किया जाना उसको स्वीकार कर सकेगा उस फैक्ट को। तो ये आपका 56, 57 और 58 चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो ओरल एविडेंस के बारे में प्रावधान करता है।
ये है आपका सेक्शन 59 कहता है कि मौखिक साक्ष्य के द्वारा फैक्ट को साबित किया जाना, यानी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के सिवाय जो भी फैक्ट रहेंगे, अब जो बचे बाकी, वो सब ओरल एविडेंस के द्वारा ही साबित किए जा सकेंगे। यानी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जो बातें हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी फैक्ट जो मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किए जा सकेंगे। अब जो मौखिक साक्ष्य है उसके बारे में बताता है सेक्शन 60 कि वो जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए, प्रत्यक्ष, यानी किसी के द्वारा वो सुना सुनाया नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कि धारा 60 जो अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन करती है, एक्सक्लूजन करती है हियरसे एविडेंस का। तो मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, चाहे वे कैसी भी अवस्था हो, उसमें डायरेक्ट ही होगा। अब डायरेक्ट है होगा कैसे कि अगर किसी ने उसे देखा है या फिर सुना है या फिर उसे इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया है, तो जिस व्यक्ति ने उसे देखा है, जिस व्यक्ति ने उसे सुना है, जिस व्यक्ति ने उसे इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया है, तो वही व्यक्ति उसके द्वारा उसी रीति में उसको एविडेंस देगा। और यदि वह किसी राय पर आधारित है तो उन रायों के बारे में भी उस व्यक्ति का यह साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारित करता है, जैसे एक्सपर्ट्स जो होते हैं 45 से 51 के अधीन की। तो ये इतना प्रोविजन इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो इसमें बात आती है हियरसे एविडेंस की, वो क्या कहती है कि जो मौखिक साक्ष्य है वो प्रत्यक्ष होनी चाहिए। यानी अब इस चीज का हियरसे एविडेंस का जो है ये अपवाद हो गया। हियरसे एविडेंस का जो है कुछ अपवाद भी होते हैं। अब अपवाद कौन से होते हैं? जिनमें मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होता है। तो पहला जो आता है अपवाद, इसमें वो आता है रेस जेस्टे, यानी सेक्शन जो 6 है आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की। उसके बाद में सेक्शन 17 से 30 वाला जो प्रोविजन, यानी जिसमें एडमिशन और कन्फेशन से रिलेटेड है। उसके बाद में सेक्शन 32, 33 और 34 और 35 इनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है। उसके बाद में सेक्शन 8 यानी आचरण दर्शित करने वाला जो कथन होते हैं वो भी अनुश्रुत साक्ष्य का हियरसे एविडेंस का अपवाद है। और सेक्शन 14 आपका ये भी एक्सेप्शन है। और इसमें जो एक प्रोवाइजो है, यहाँ पे आपने देखा होगा विशेषज्ञ जो है, यानी जो मर चुके हैं विशेषज्ञ, उनकी जो पुस्तक हैं, उन पुस्तकों में अगर उन्होंने कोई भी बात लिखी है तो उनके जो स्टेटमेंट है वो भी, उनका भी जो है मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता। तो वो ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित कर सकते हैं जो विशेषज्ञ अब मर चुके हैं या मिल नहीं सकते या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गए हैं। ये सब कंडीशन है। तो ये इसके हियरसे एविडेंस के जो है वो एक्सेप्शन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, जो कि 61 से लेकर 90 तक के इसमें प्रोविजन है, जिसको 90A तक भी है इसमें, जो 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। उसके बाद में जो पहला सेक्शन है वो है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का जो सबूत है, यानी प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको या तो प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है, यानी या तो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा ही साबित किया जा सकता है दस्तावेज के कंटेंट को। अब प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? तो जो प्राइमरी एविडेंस है वो क्या क्या होते हैं हम उसको देखते हैं। अब पहला जो है वो प्राइमरी एविडेंस के बारे में बात करता है इसका कि जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए पेश की गई दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य होती है। यानी कोर्ट के अगर, यानी इसका मतलब हो गया जो स्वयं मूल दस्तावेज है वो क्या होता है, वो प्राइमरी एविडेंस होता है। जो मूल दस्तावेज होगा किसी से भी रिलेटेड, यानी अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई भी रजिस्ट्री की है, कोई भी सेल डीड है, कोई एग्रीमेंट है,
तो कोई भी इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है उसको उसकी जो मूल प्रति है, ओरिजिनल कॉपी है, उसी को ही न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाए, वो प्राथमिक साक्ष्य होगा। दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि जहां कोई दस्तावेज है वो कई मूल प्रतियों में, ओरिजिनल कॉपी में उसको एग्जीक्यूट किया गया है, बनाया गया है। निष्पादित करना मतलब बनाया जाना। यहाँ पे क्या अर्थ है इसका निष्पादन का? बनाया जाना। यानी जहां कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कई मूल प्रति में निष्पादित है, वहां उसकी हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। तो अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सेल डीड या रजिस्ट्री है, वो अगर कई कॉपियों में जो है उसको बनाया गया है, तो हर कॉपी जो उस दस्तावेज के रूप में जो है प्राइमरी एविडेंस के रूप में मान्य होगी। उसके बाद में जो सेकंड है कि जहां कोई दस्तावेज जो है वो काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया है यानी बनाया गया है। काउंटर पार्ट का मतलब है यहां से कई हिस्सों में बनाया गया है, कई हिस्सों में या भागों में, यानी जहां कोई डॉक्यूमेंट कई हिस्सों में बनाया गया है और जैसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ए बी सी डी, 4 अलग अलग व्यक्ति हो गए। अब हर एक हिस्से पर हर एक काउंटर पार्ट पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार के द्वारा या कुछ पक्षकार के द्वारा उसको निष्पादित किया गया है। यानी इन चारों ने अपने अपने कागज पर साइन कर दिया। चारों ने, अगर चारों ने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर या पार्टनरशिप अगर है और इन पे जो है इन्होंने चारों ने अपनी अपनी कॉपी पर अपने अपने साइन कर दिए हैं, तो वहां हर एक काउंटर पर उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, यानी ए का जो कागज है ए के विरुद्ध, बी का कागज जो डॉक्यूमेंट है वो बी के विरुद्ध, सी का डॉक्यूमेंट सी के विरुद्ध, डी का डॉक्यूमेंट डी के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य होगा। उसके बाद में जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि जो दस्तावेज हैं वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा बनाए गए हैं। यानी जहां डॉक्यूमेंट जो है एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग या फिर आपके जो शिला मुद्रण यानी पत्थर, शिला किसको बोलते हैं? पत्थर, यानी पत्थर पर कोई भी चीज लिख देना, तो शिला मुद्रण उसको बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिथोग्राफी या फिर फोटोग्राफी, ये हो गया। तो प्रिंटिंग, लिथोग्राफी या फोटोग्राफी जो है, जो अनेक दस्तावेज हैं जो यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा बनाई गई हैं, जैसा कि इनमें होता है, वहां उनमें से हर एक जो डॉक्यूमेंट है वो बाकी सबकी अंतर्वस्तु के संबंध में क्या होगा? प्राथमिक साक्ष्य होगा। किंतु जहां की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, तब वे उस ओरिजिनल की प्राथमिक साक्ष्य नहीं होंगे। यानी यहां पे वो क्या बन जाएंगी? उसका सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य है। तो यहां पे वो बन जाएंगी उसका द्वितीयक साक्ष्य है। जैसे अगर प्रिंटिंग में, जैसे प्रिंटिंग में होता है, यानी अगर एक बुक है और एक बुक की जो है, एक बुक है और इसकी बुक की 500 कॉपी अगर छाप दी जाती हैं, तो हर कॉपी जो है अपने आप में, वो एक कॉपी अगर ले आओगे तो बाकी सबके साथ में उसका प्राइमरी एविडेंस ही मानी जाएगी हर कॉपी। लेकिन ये जो ओरिजिनल बुक है उसका ये जो है प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा, उसका ये द्वितीयक साक्ष्य होगा, क्योंकि हर बुक्स जो है वो एक ही प्रिंटिंग प्रेस से, यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकली है, तो ये जो है प्राइमरी एविडेंस है। उसके बाद में जो, तो इस तरह से ये देख लिए हमने, चारों हो गए इसमें से। अब उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें इलस्ट्रेशन, कि यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही ओरिजिनल से प्रिंटेड अनेक प्ले कार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन प्ले कार्ड में से कोई भी एक अन्य किसी भी प्ले कार्ड का प्राथमिक साक्ष्य है, यानी ये इसी का इलस्ट्रेशन है, किंतु उनमें से कोई भी मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। तो ये इस तरह से बहुत सारे वो होते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर बना दिया जाता है, तो हर क्वेश्चन पेपर को जाके दिखा सकते हैं कोर्ट में कि ये देखो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे वो प्राइमरी एविडेंस ही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पेपर जो मूल पेपर जो बना था
उससे ये प्रिंट हुआ है, तो वहां पे वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है उसके संदर्भ में। उसके बाद में जो सेकेंडरी एविडेंस है वो क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस है 63 में। सेकेंडरी एविडेंस से मतलब है, और इसके अंतर्गत में और क्या क्या आता है, इसमें सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड जो सेक्शन 54, 55 है, तो यानी जो तत्समन पश्चात का मतलब है जो आगे 76 वगैरह 77 और 78 सेक्शन है वो प्रमाणित प्रति से संबंधित है। यहाँ पर 76 से लेकर 79 जो सेक्शन है, तो ये कह रहा है कि तस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन जो भी सर्टिफाइड कॉपियां हैं वो क्या होती हैं, सेकेंडरी एविडेंस होती हैं। दूसरा है जो ओरिजिनल कॉपी से मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता, यानी जो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो मूल से बनाई जाती हैं प्रतियां, कॉपियां, जो ये बताती हैं कि वे प्रतियां जो हैं कैसी हैं, सही हैं, स्पष्ट हैं, शुद्ध हैं, और ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतिलिपियां, कॉपियां। तो ओरिजिनल से मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा शुद्ध कॉपी जब बनाई जाती है वो, और ऐसी ओरिजिनल कॉपी से तुलना की हुई जो कॉपी होती हैं वो, जैसे कि फोटोस्टेट होती है, टाइप की हुई जो कॉपी होती है वो होती हैं, प्रिंटेड कॉपी होती है, जेरोक्स कॉपी होती है, ये सब क्या होती हैं, ये मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती हैं। दूसरा है, तीसरा है इसमें मूल से बनाई गई या तुलना की गई कॉपियां, तो यहां पे मूल से बनाई गई या तुलना की गई। उसके बाद में उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख, यानी काउंटर पार्ट, यानी दस्तावेज के वो वाला हिस्सा जिससे को उस पक्षकार ने निष्पादित नहीं किया, यानी मान के चलो उस पर अपने साइन नहीं किया है। जैसे ए, बी और सी हैं और इन तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए और बी ने, इन दोनों ने अपने साइन कर दिए हैं लेकिन सी ने अपने साइन नहीं किए हैं, तो ये जो सी है ए और बी के लिए जो सी की कॉपी है वो क्या होगी, सेकेंडरी एविडेंस होगी यहाँ पे। तो इस तरह से हमने देखा। उसके बाद में लास्ट है दस्तावेज की अंतर वस्तु का उस व्यक्ति के द्वारा जिसने उसे स्वयं देखा है, कोई ओरल एविडेंस इसमें दिया जाता है, यानी ओरल अकाउंट्स, वृतांत का मतलब है विवरण उसका देना, मौखिक विवरण कि हाँ मैंने उसे देखा था लिखते हुए। तो ये इस तरह से सेकेंडरी एविडेंस जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें जो इलस्ट्रेशन है जो इंपोर्टेंट है कि न तो मूल से तुलनाकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत और न ही किसी फोटो चित्र या यंत्रकृत, यानी मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो बनाया गया है, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो निकाली गई कॉपी है उसका मौखिक वृत्तांत वो मूल का द्वितीयक साक्ष्य है। यानी वो मौखिक, इस बारे में मौखिक वृत्तांत आप नहीं दे सकते कि किसी फोटोकॉपी के बारे में या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो बनाई गई प्रति है, कॉपी है, उसके बारे में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 64 सेक्शन। 64 क्या कहती है, दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना, यानी दस्तावेजें धारा 65 की परिस्थिति को छोड़ करके प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित की जाएंगी। 65 कहती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें दस्तावेज जो है वो सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा साबित किया जा सकता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट का जो अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस के और उसकी दशा के बारे में, या फिर उसके दशा कहते हैं मतलब उसकी कंडीशन डॉक्यूमेंट की, या फिर उसके डॉक्यूमेंट की जो है अंतर वस्तु के बारे में जो सेकेंडरी एविडेंस है वो निम्नलिखित कंडीशंस में ही दिया जा सकता है। कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि जब ये दर्शित कर दिया जाता है या न्यायालय को ये लगता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल कॉपी है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या उसकी शक्ति के अधीन है जिसके विरुद्ध, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना जो है वो इप्सित है। इप्सित है मतलब चाहा गया है, इच्छित है, या फिर उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस व्यक्ति के कब्जे में है जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से
बाहर है या उसकी आदेशिका के अधीन नहीं है, या फिर वह व्यक्ति जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। और जब ऐसा व्यक्ति धारा 66 में सूचना देने के बाद में भी उसे पेश नहीं करता है, तो तब उस दस्तावेज का सेकेंडरी एविडेंस जो वो दिया जा सकता है। तो सेकेंडरी एविडेंस इस दस्तावेज का धारा 66 यही कहती है कि 65A में जो डॉक्यूमेंट दिया है उसका सेकेंडरी एविडेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक धारा 66 में सूचना उस पक्षकार को सम्यक रूप से यानी ड्यू प्रोसेस के द्वारा उसको नहीं दे दी गई है, तब तक वह सेकेंडरी एविडेंस पेश नहीं कर सकता। उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट है सेकेंडरी एविडेंस पेश करने के बारे में, जब मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु यानी एग्जिस्टेंस, कंडीशन या उसकी कंटेंट को उस व्यक्ति के द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि के द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है। जब मूल को जो है साबित कर दिया गया है उस पक्षकार के द्वारा, तो दूसरा पक्षकार जो है उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। तो अभी एक जब ये जो कंडीशन है इनके बारे में सेकेंडरी एविडेंस के रूप में क्या पेश किया जा सकता है वो जो है वो बताएंगे। नीचे वाली जो कंडीशन है अभी आगे पढ़ेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है सेकेंडरी एविडेंस पेश करने की, जब जो ओरिजिनल है वो क्या हो जाए, नष्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, या फिर खो गया है यानी लॉस्ट हो गया है, या फिर जिसकी कंटेंट का एविडेंस देने की प्रस्तावना प्रपोजल करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के डिफॉल्ट के कारण या फिर अपने नेग्लिजेंट यानी नेग्लेक्ट के कारण किसी अन्य कारण से उसे टाइम से पेश नहीं कर सका है। तीसरी कंडीशन उसके बाद जो नेक्स्ट है चौथी वाली, कि जब ओरिजिनल इस प्रकृति का, इस नेचर का है कि उसे इजिली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ये हो गई जैसे कि इजिली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जैसे पांडुलिपि वगैरह होती हैं उनको आप इधर उधर ले जाएंगे तो वो टूट फूट भी सकती हैं। उसके बाद में जबकि मूल जो है वो क्या हो, लोक दस्तावेज हो। तो लोक दस्तावेज को तो सीधा दिया नहीं जा सकता, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ही दी जाती है, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस होती है। जबकि मूल ऐसा दस्तावेज है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी का साक्ष्य में दिया जाना या तो इस एक्ट के द्वारा या फिर किसी अन्य एक्ट के द्वारा, अन्य लॉ के द्वारा परमिट किया गया है उसको, या जब ओरिजिनल ऐसे अन्य लेखाओं में यानी अकाउंट्स में या अन्य डॉक्यूमेंट से बनाया गया है जिनकी न्यायालय जो है सुविधा पूर्वक परीक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि जब ऐसे होता है कि जब हजार 10,000 पन्ने के जो है कोई ग्रंथ वगैरह कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो वो जो है उनकी न्यायालय सारे पेज को तो पढ़ेगा नहीं, तो उन हजारों पन्नों के रजिस्टर में या बही खाते में उनका जो है सारांश के रूप में, समरी के रूप में या उसका स्पेशल पार्ट ही जो है वो पेश किया जा सकता है, जो बड़े बड़े अपनी बुक्स या जो ग्रंथ वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे था कि जो ए, सी और डी में दस्तावेज की अंतर्वस्तु का कोई भी सेकेंडरी एविडेंस जो वो ग्राह्य होता है। यहाँ पे बी में आप देखेंगे कि वो लिखित स्वीकृति यहाँ पे ग्राह्य होती है, और यहाँ पे ई और एफ में देखेंगे कि दस्तावेज की जो प्रमाणित सर्टिफाइड कॉपी है वो एडमिसिबल होगी। इस तरह से हमने देखा है कि जो लास्ट है इसमें जी वाला, दस्तावेज के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है जिसने उनकी परीक्षा की है, उस व्यक्ति के द्वारा उनको साबित किया जा सकता है, और जो ऐसी दस्तावेज की परीक्षा करने में वो कुशल हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस जो है वो कब कब दिया जा सकता है, तो दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, उस व्यक्ति के कब्जे में जिसके विरुद्ध उसको साबित करना है, या जो कोर्ट की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या फिर जो उसे पेश करने के लिए आबद्ध है और उसको तामील यानी कर दी गई है, सूचना की तामील। दूसरा है कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो उसकी अंतर्वस्तु को या तो उस व्यक्ति ने जिसके विरुद्ध उसको साबित करना है या फिर उसके हित प्रतिनिधि ने उसे लिखित रूप में स्वीकार कर लिया है। तीसरा यह है कि जब मूल जो है वो नष्ट हो गया है, खो गया है, या फिर जो उसके बारे में साक्ष्य देना चाहता है पक्षकार वो अपने डिफॉल्ट के कारण या उसके नेग्लेक्ट के कारण उसे टाइम से पेश नहीं कर सका है। या फिर नेक्स्ट है कि जब जो ओरिजिनल है वो इस तरह का है कि उसको इजिली जो है वो ट्रांसफर
नहीं किया जा सकता है, या फिर जो ओरिजिनल है वो क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या फिर ओरिजिनल इस तरह का है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी का एविडेंस में दिया जाना किसी एक्ट के द्वारा जो वो परमिसिबल है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह का है, बना हुआ है कि न्यायालय उसका सुविधापूर्ण तरीके से उसकी एग्जामिन नहीं कर सकता, मतलब उसको नहीं देख सकता आसानी से। तो ये हमने देखे सेकेंडरी एविडेंस पेश करने की कंडीशन। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन 65A। जो सेक्शन 65A है ये आईटी एक्ट 2000 के द्वारा इंसर्टेड किया गया था। आईटी एक्ट की सेक्शन 92 के द्वारा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में प्रोविजन बताए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जो अंतर वस्तु है, जैसे 64 में बताया था कि जो साक्ष्य है, प्राथमिक साक्ष्य है, उसको दस्तावेज की अंतर वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जाएगा, धारा 65 की कंडीशन को छोड़ करके। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तु को 65B के बंदों के अनुसार साबित किया जा सकता है। तो 65B में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता यानी एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो होते हैं ये कौन कौन से किस तरह के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, मोबाइल, लैपटॉप, सीडी, पेन ड्राइव, सर्वर, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप चैट, मतलब इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं। और इनमें जो इंफॉर्मेशन होती है जो उनको प्रिंट आउट करके लाया जाता है या फिर उनको कंप्यूटर के थ्रू निकाला जाता है प्रिंट आउट में, तो उनको जब आपको साबित करना है तो इसके लिए साबित करने के लिए पहले उसे सर्टिफाइड किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। जैसे अगर कोई बैंक का रिकॉर्ड है उसको निकालना है, जैसे किसी पे इंसॉल्वेंसी का, दिवालिया का केस चलता है तो उसके जो खाते हैं वो सीज कर दिए जाते हैं, तो उनके खाते कोर्ट में जब पेश किए जाते हैं तो कॉपी जो होती है वही पेश की जाती है। तो वो जो कॉपी होती है वो बैंक, अगर बैंक की कॉपी है तो बैंक का जो अधिकारी होता है वहां पे मैनेजर वगैरह, वो उनको सर्टिफाइड करता है कि ये कॉपी जो है या ये खाता जो इनका असली है और ये जो प्रति जो है, ये कॉपी जो है ये भी सही है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं इसमें एक सर्टिफिकेट भी देना जरूरी होता है कि ये जो कॉपी है वो सही है और वो मूल से ही ली गई है। यानी जैसे अगर सीसीटीवी फुटेज होती है तो उनको भी जो है देखा जाता है कि ये सही आवाज पहचान करके या उससे डीवीआर से जो ये ली गई है। तो इन सब के बारे में ये प्रोविजन 65A है। तो जो सर्टिफाइड अथॉरिटी में जैसे आईटी से रिलेटेड जो होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ऑफिसर होते हैं, डाटा कंट्रोलर जो होते हैं, या इस तरह के अथॉरिटी पर्सन जो बना दिए जाते हैं कि भाई आपको ये काम अथॉरिटी दी जाती है इसके संबंध में, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में प्रावधान है। इसमें अब कंप्यूटर जो आउटपुट है इसके बारे में है कंडीशंस की कौन कौन सी चीजें कंप्यूटर से आउटपुट मानी जाती हैं, सूचना। इस तरह से अलग अलग प्रोविजन में अलग अलग है कि कंप्यूटर से कौन उद्भूत यानी उत्पन्न आउटपुट कौन सी मानी जाती हैं। तीसरा क्लॉज इसमें यहाँ पे बता रहा है कि जो कंप्यूटर में स्टोरेज है या उसका प्रोसेस है उसका कार्य कंप्यूटर के द्वारा वो रेगुलर तरीके से निष्पादित किया गया था, ये कब कब कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ये डिटेल्स में नहीं आता है, इसकी भाषा बहुत ही टिपिकल है। तो मेनली आप बस इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता 65B में और वो किस तरह के अभिलेख जो है वो होते हैं। उसके बाद में तो इसमें जो सेकंड पॉइंट था बस इतना याद रख लो कि जो कंप्यूटर आउटपुट है यहाँ पे, ये कंप्यूटर आउटपुट से संबंधित प्रोविजन क्लॉज सेकंड में है। और कंप्यूटर की जो स्टोरेज है इंफॉर्मेशंस का, उसमें किस तरीके से स्टोर या प्रोसेस किया गया है, तो ये प्रोविजन जो है वो 3 क्लॉज में है। उसके बाद में जो 4 क्लॉज है इसमें कि किन्हीं कार्यवाही में निम्नलिखित बातों के बारे में किसी बात को पूरा करते हुए जो सर्टिफिकेट है, कार्यवाही के सर्टिफिकेट के बारे में जो बात है वो क्लॉज 4 में है। और उसके बाद में जो क्लॉज 5 है वो आपका है जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में
कि इंफॉर्मेशन किस किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो मानी जाती है। यानी जैसे सूचना है किसी कंप्यूटर को सप्लाई की गई समझी जाएगी सूचना, यदि वह किसी समुचित तरीके से एप्रोप्रिएट तरीके से उसको सप्लाई की गई है, चाहे वो मानव के द्वारा किया जाए या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा उसको किया जाए, सप्लाई किया जाए। तो कंप्यूटर ऐसे ही कंप्यूटर जो उत्पाद है, आउटपुट है, उसको कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस समझा जाएगा, चाहे वह इसके द्वारा सीधे डायरेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो या फिर मानव के द्वारा। तो ये आपका इसमें जो है इस तरह से 5 इसमें क्लॉज हैं, आपको इनको याद रखना है। 5वां जो क्लॉज है ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन किस धारा में है या इस 65 के किस क्लॉज में है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें एक केस है अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर 2014 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बिना सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो जनरली मान्य नहीं होते हैं। तो ये हमने सेक्शन 65 पढ़ा। उसके बाद में सेक्शन 66 है पेश करने की सूचना के बारे में नियम। यानी हमने अभी इससे पहले जब 65 पढ़ी थी तो वहां पे हमने जो पहला वाला क्लॉज पढ़ा था कि सेकेंडरी एविडेंस वो पेश कर रहा है तो उससे पहले उसको सूचना देनी होगी। तो बस ये इतना ही आपको याद रखना है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सेकेंडरी एविडेंस पेश करने के लिए पक्षकार को सूचना जो है वो देनी आवश्यक है, और सूचना के बारे में किस सेक्शन में 66 में। उसके बाद में 67 यहां से आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे नहीं है। जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा गया है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था, यानी उस पर सिग्नेचर किए थे या उसे लिखा था, या फिर उस व्यक्ति के सिग्नेचर या हैंडराइटिंग जो है उसकी उसको साबित किया जाना है। तो क्या क्या साबित करना होगा? तो यदि कोई डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा या तो उस पर सिग्नेचर किया गया है या उस पर हैंडराइटिंग है उसकी, तो यह साबित करना होगा कि वो राइटिंग और सिग्नेचर जो है उस व्यक्ति की ही हैंडराइटिंग है। तो यहां पे सीधी सीधी मतलब ये है कि किस धारा में कौन सी चीज साबित करनी है। तो 67 में ये उसकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को साबित करना है, जिसके विरुद्ध ये है कि ये इसकी हैंडराइटिंग है या नहीं है। तो इस तरह से है। 67A क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं, अब यहाँ पे चिन्हक लगा रखा है, यहाँ पे चिन्हक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को किस सेक्शन में जो है साबित किया जाएगा? 67A में। उसके बाद 68 है कि ऐसी, अब यहां से जो 68 से लेकर 71 तक के जो प्रोविजन है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। 68 से 71 तक ये क्या कहता है? ऐसे डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन का साबित करना है जिसका अनुप्रमाणित होना यानी अटेस्टेड होना वो विधि के द्वारा अपेक्षित है। यानी विधि में ऐसे कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट को जो है वो अटेस्टेड होना जरूरी है। तो अब ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको अटेस्टेड होना जरूरी होता है? तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जैसे वसीयत है, वसीयत में भी जो है वो अटेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि यदि किसी डॉक्यूमेंट का अटेस्टेड होना विधि के द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में तभी लाया जाएगा जब कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी यानी एक अटेस्टिंग विटनेस जो है वो उसको निष्पादन को साबित करने के प्रयोजन से जब तक नहीं बुलाया जाता है एक अनुप्रमाणक साक्षी, तब तक उसको साबित साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाएगा। और ऐसा साक्षी जो है वो क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए और न्यायालय की आदेशिका के अधीन होना चाहिए और साक्ष्य देने के लिए योग्य होना चाहिए। तो ऐसा
जो दस्तावेज है जिसमें विधि के द्वारा ये अपेक्षित है कि उसका अटेस्टेशन होना जरूरी है, तो ये उसके लिए तो कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत है। परंतु किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए जो वसीयत नहीं है, इसका मतलब जो ऊपर वाला था वो किसके संबंध में था? वसीयत के संबंध में भी था। तो अगर वसीयत को साबित करना है तो यहाँ पे कितने अटेस्टिंग विटनेस चाहिए? एक। और अगर जो वसीयत नहीं है ऐसे दस्तावेज को साबित करना है और जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत में वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तब किसी भी अटेस्टिंग विटनेस का बुलाना आवश्यक नहीं है। कब तक आवश्यक नहीं है? जब तक कि उससे का ये उस बात से इनकार न कर दिया जाए कि ये इसका अटेस्टेशन जो है वो नहीं है, उसका निष्पादन जो है उसके द्वारा नहीं है, मतलब सही तरीके से उसका निष्पादन नहीं किया गया है, जब तक इस तरह का ऑब्जेक्शन ना हो। तो मेनली ये है। उसके बाद 69 जो वो क्या कहती है? वो कहती है जो अटेस्टेशन विटनेस था, अटेस्टिंग विटनेस, तो जब कोई भी अटेस्टिंग विटनेस जो है उसका पता ना चले तब क्या होगा? तो जब किसी अटेस्टिंग विटनेस का पता ना चले, या फिर ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, तब ये साबित करना होगा कि कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस का जो अटेस्टेशन है वह उसी के हस्तलेख में है। यानी या तो अटेस्टिंग विटनेस को लाया जाए या फिर उसकी हैंडराइटिंग जो है उसको साबित करना पड़ेगा कि ये उस विटनेस का हैंडराइटिंग है। इसी तरह से नेक्स्ट कह रहा है कि जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसके पक्षकार के द्वारा निष्पादन की स्वीकृति, यानी अनुप्रमाणित दस्तावेज जो है वो जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसके पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति, एडमिशन, उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध क्या होगा? पर्याप्त सबूत होगा। यानी कोई डॉक्यूमेंट अगर वो अटेस्टेड कर दिया गया है और तो यह उस पक्षकार के विरुद्ध जो है जिसने उसको अटेस्टेड किया है उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा। 71 कह रहा है कि जबकि अटेस्टिंग विटनेस निष्पादन से इनकार कर देता है कि ये मेरे साइन नहीं है या मेरी हैंडराइटिंग नहीं है या ये मेरे सामने नहीं लिखा गया है, तब क्या होगा? तो यदि अटेस्टिंग विटनेस किसी दस्तावेज के निष्पादन से इनकार कर देता है या फिर उसे उसके निष्पादन का, एग्जीक्यूशन का याद नहीं है, तो फिर उस दस्तावेज का निष्पादन अन्य साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है। अब 68 to 71 ये कंप्लीट हो गए, जहां विधि की अपेक्षा थी कि कोई दस्तावेज वो अटेस्टेड होना चाहिए। अब 72 क्या कहती है कि उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अटेस्टेड होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। तब क्या होगा? तो तब वह ऐसे साबित किया जा सकता है मानो वह अटेस्टेड ही नहीं है, यानी किसी भी अन्य तरीका से उसका दिया जा सकता है साक्ष्य उसको साबित करने के लिए। 73 सेक्शन कहती है तुलना करना, यानी किसी के सिग्नेचर को, किसी की हैंडराइटिंग को, किसी के स्टाम्प या सील को तुलना करने के द्वारा, जो कि ऐसे हैंडराइटिंग या सिग्नेचर या सील जो वो स्वीकृत हैं या साबित हैं। तो यह निश्चित करने के लिए कि क्या कोई सिग्नेचर है, राइटिंग या सील किसी व्यक्ति की है, ऐसे व्यक्ति की जिसके द्वारा उसको लिखा गया है, तो किसी हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की जिसके बारे में यह स्वीकार किया गया है या फिर न्यायालय में उसको साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया या किया गया था, तो उससे जिससे साबित किया जाना है उसकी तुलना की जा सकेगी। यानी यहां सीधा सीधा ये कह रहा है, ये टिपिकल लैंग्वेज है इंडियन एविडेंस एक्ट की, सीधा सीधा डॉक्यूमेंट में ये कह रहा है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को ये साबित करना है कि किसी डॉक्यूमेंट में उस पक्षकार के जिसके विरुद्ध उस डॉक्यूमेंट को साबित किया जा रहा है उसके सिग्नेचर, उसकी हैंडराइटिंग, उस पे जो सील लगी हुई है वो उस व्यक्ति का दस्तावेज है, तो ऐसी न्यायालय जो है
उसकी प्रति को, डॉक्यूमेंट की प्रति को तुलना करके जो है वो अन्य उसकी प्रति से, जो कोई भी डॉक्यूमेंट उसका दूसरा रहेगा जिसमें उसकी हैंडराइटिंग, उसकी राइटिंग या उसकी सील सिग्नेचर जो रहेंगे, उससे तुलना करके देख सकता है। ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिग्नेचर, राइटिंग और सील के अलावा इसमें और क्या क्या है, फिंगर इंप्रेशन को भी ये धारा लागू होती है। 73A क्या कहता है, ये है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में, क्योंकि 73 में सिग्नेचर है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 73A तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सत्यापन के बारे में जो है सबूत की बात करता है। तो इसमें इतना ही याद रखो। बाकी यहाँ पे कौन होता है सत्यापित करने के लिए, वह व्यक्ति या फिर कंट्रोलर या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो प्रमाण पत्र उस तरह का पेश करती है, उसके द्वारा उसको साबित किया जा सकता है। इसमें इतना ही याद रखना है 73A में। उसके बाद में नेक्स्ट है 74। 74 आपकी पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। निम्नलिखित दस्तावेज जो हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, यानी ऐसे दस्तावेज जो प्रभुता संपन्न अधिकारी के, यानी कोई सॉवरेन अथॉरिटी है उसके द्वारा, या फिर ऑफिशियल बॉडीज या फिर ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, या फिर भारत के किसी भी भाग के, इसको हटा दीजिए, भारत के किसी भी भाग के या किसी विदेश के कौन कौन से विधायी यानी लेजिस्लेटिव, न्यायिक यानी जुडिशियल, और एग्जीक्यूटिव पब्लिक ऑफिसर्स जो होते हैं उनके द्वारा उनके कार्यों के यानी कर्तव्यों के निर्वहन के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, वे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, लोक दस्तावेज होते हैं। या फिर दूसरा कौन सा है, जो किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेज हैं उनके पब्लिक रिकॉर्ड्स जो हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स के रूप में जो रखे जाते हैं प्राइवेट दस्तावेज, वे भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। और इनको छोड़कर बाकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, अन्य सभी दस्तावेज, वो कैसे होते हैं, प्राइवेट होते हैं। अब इनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, अब आपको याद रखना है कि क्या वो डॉक्यूमेंट, जिसको भी पता करना है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं, तो ये देखना कि क्या वो किसी सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, या क्या वो किसी ऑफिशियल बॉडी के द्वारा या फिर किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा बनाया गया है, या फिर कोई लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है उसके द्वारा उसको बनाया गया है, या उसके कार्यों के निर्वहन के दौरान में उसको बनाया गया है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट क्या कहलाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट। जैसे गवर्नमेंट, अब देखो भारत ऑफिशियल जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है गजट में, सरकारी गजट जो होता है वो क्या हो गया, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। ऐसे ही ऑफिशियल जो उद्घोषणाएं जारी की जाती हैं, प्रोक्लेमेशन जो होती हैं वो जारी की जाती हैं, तो वो भी क्या हो गई, पब्लिक डॉक्यूमेंट। कोई इनेक्टमेंट यानी कोई भी एक्ट बनता है, या फिर कोई भी आपकी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकलते हैं, या फिर कोई भी जिसको बोलते हैं हम दखलनामा, जिसको बोलते हैं, जिसको हम म्यूटेशन डीड बोलते हैं, या फिर जो फील्ड बुक होती है खसरा, वो खसरा कागज जिसको बोलते हैं, या फिर जो पुलिस अधिकारी होते हैं या मजिस्ट्रेट होते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट, उनके द्वारा जो बनाए डॉक्यूमेंट है, वो कोर्ट की जो डिक्री होती है, कन्फेशन, क्योंकि 164 के अधीन जो है उसको कन्फेस किया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा डॉक्यूमेंट जो बनाया जाता है कन्फेशन का, और वारंट, तो वारंट जो जारी किया जाता है, जजमेंट वो जो जारी किए जाते हैं, या फिर मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंतर्गत में कोई भी परमिट जारी किया जाता है, या फिर चार्जशीट है, चार्जशीट तैयार की जाती है, या फिर बैलेट पेपर है, मतपत्र जो होता है वो है, या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं, ये सब क्या है, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। और जो प्राइवेट दस्तावेजों के जो पब्लिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उसमें क्या है कि जो जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत में कोई अपनी प्रॉपर्टी जो होता है उसको रजिस्टर्ड करवाता है, तो अब वहां पे रखी है हमारी प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज, तो वो क्या हो गए, वो हमारे लोक दस्तावेज यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गए।
तो इस तरह से, यानी वसीयत है तो वसीयत अगर हम वहां पे जाके करवाते हैं, है तो निजी दस्तावेज लेकिन उसको पब्लिक रिकॉर्ड में रख दिया। एडॉप्शन से रिलेटेड है, रजिस्टर अगर कोई एडॉप्शन करा रहे हैं तो वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है एडॉप्शन से रिलेटेड, तो ये भी पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है और पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 74, 75। अब जो पब्लिक रिकॉर्ड है 74 से रिलेटेड अब सेक्शन है यहाँ पे, तो वो क्या है, 76 कहती है लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, प्रतियां मतलब सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये क्या है, तो इसमें डेफिनेशन दी गई है सर्टिफाइड कॉपीज की, यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपीज कहलाएंगी। तो ये कौन कौन सी, जो किस तरह से लोक दस्तावेज की जो प्रमाणित प्रतियां हैं वो कहलाती हैं। तो होता क्या है कि कोई भी जो पब्लिक ऑफिसर है, जैसे हमने ऊपर पढ़े थे लोक ऑफिसर जो है यहाँ पे, तो ये जो लोक ऑफिसर जो होते हैं इनकी कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को इन्हीं के द्वारा, इनसे जब कोई मांगता है तो ये क्या करते हैं, ये उसकी प्रति को फीस चुकाए जाने के बाद में उसको सर्टिफाइड करते हैं लिखित रूप में, और उसको जो व्यक्ति चाहता है उसको दे देते हैं। ये लिखकर उस पर देते हैं कि ऐसी दस्तावेज है, ये जो प्रति है ये उसकी शुद्ध प्रति है। इस तरह का सर्टिफिकेट ऐसे ऑफिसर के द्वारा उस पर डेट डाली जाती है, अपना नाम डाला जाता है और वो कौन सी पोस्ट पर है उस पे उस पोस्ट का नाम लिखा जाता है और उससे साइन कराए जाते हैं। तब ऐसा डॉक्यूमेंट जो वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट कहलाता है। और अगर ऐसा कोई सील वगैरह की भी जरूरत होती है तो उस डॉक्यूमेंट पर सील भी लगाई जाती है। उसके बाद में जो 77 है वो कह रहा है कि ये जो सर्टिफाइड कॉपीज है इनको कैसे पेश किया जाएगा, तो प्रमाणित प्रतियों के पेश करने के द्वारा दस्तावेज का सबूत, यानी ऐसी सर्टिफाइड कॉपीज उन लोक दस्तावेज की या फिर उन लोक दस्तावेज का भागों की अंतर वस्तु के सबूत के रूप में पेश की जा सकेंगी जिन डॉक्यूमेंट की वे कॉपियां हैं। उसके बाद में 78 है अन्य जो दस्तावेज हैं, जैसे ये तो था लोक दस्तावेज, जो लोक ऑफिसर मतलब लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, इनके अलावा जो दस्तावेज बचे पब्लिक डॉक्यूमेंट में, तो अन्य निम्नलिखित लोक दस्तावेज जो हैं वो किस तरीके से साबित किए जा सकते हैं। तो 78 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताती है कि अन्य जो लोक दस्तावेज है वो किस किस तरीके से साबित किए जा सकते हैं, कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है कोई भी उनकी सूचना, आदेश या अधिसूचनाएं हैं, या फिर विधानमंडल की कार्रवाइयां हैं, या फिर मजिस्ट्री या प्रिवी काउंसिल के द्वारा, इनके द्वारा कोई भी उद्घोषणा, आदेश या विनियम है, तो सीधी सीधी इन्हीं के डॉक्यूमेंट जो हैं जिसमें वो आदेशिका निकली हैं उनको जो है आप डॉक्यूमेंट को पेश करके जो है वो साबित कर सकते हो। उन पे सील लगी होती है, सिग्नेचर रहते हैं, इस तरह से उनको डॉक्यूमेंट को आप पेश करके साबित कर सकते हो, चाहे वो स्टेट की नगर पालिका की कार्रवाइयां हो यहाँ पे, या किसी विदेश की किसी अन्य प्रकार के लोक दस्तावेज हो। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में अब यहां से जो आता है 79 से लेकर 90A तक, ये प्रोविजन है दस्तावेज के बारे में उपधारणाएं यानी प्रिजम्पशन। तो 79 जो है वो बात करती है, जो सर्टिफाइड कॉपीज हम पढ़ रहे थे 76 से लेकर 78 तक, 76 और 77 में, तो उसकी जो उपधारणा है, प्रिजम्पशन है, उसके बारे में प्रोविजन दिया गया है वो 79 में। तो इसमें कहा गया है कि न्यायालय जो है वो सर्टिफाइड कॉपीज के असली होने के बारे में उपधारणा करेगा। तो अब आप जो यहाँ पे सेल्फ प्रिज्यूम है यहाँ पर, तो ये जो सेल्फ प्रिज्यूम है ये है आपका 79 से लेकर 85 तक, और जो मे प्रिज्यूम है आपका वो है आपका 86 से लेकर 88 तक। फिर 89 आपका इसमें सेल्फ प्रिज्यूम में आ जाता है, और 90 एंड 90A ये आपके मे प्रिज्यूम में आ जाते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस जो है इस तरह से याद रखना है।
तो इस तरह से अब बस इसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना कि किस सेक्शन में, अब मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम तो याद हो ही गया कि कौन सी सेक्शन में मे प्रिज्यूम है, कौन सी सेक्शन में सेल प्रिज्यूम है। अब बस याद रखना है किस सेक्शन में किसके बारे में प्रिजम्पशन है। तो पहला है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आसानी से हमको याद रख लेंगे। 79 कहता है कि सर्टिफाइड कॉपीज के असली होने के बारे में प्रिजम्पशन है, तो मे प्रिज्यूम है, सेल प्रिज्यूम है यहाँ पर। 80 क्या कहता है? 80 कहता है कि जो साक्ष्य है उसके अभिलेख के तौर पर पेश की गई जो दस्तावेज है उनके बारे में उपधारणा न्यायालय करेगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा होगा, अनुसार लिखा गया या न्यायालय या न्यायाधीश के द्वारा, यहाँ पे है न्यायालय उपधारणा करेगा, तो यहाँ पे भी है। तो जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है उसके बारे में, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के तौर पर पेश किए गए दस्तावेज के बारे में जो प्रिजम्पशन है वो सेक्शन 80 में है। उसके बाद जो 81 है आपका वो है राजपत्र, समाचार पत्र और पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्ट्स और अन्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा है। यानी यहाँ पे हो गया गजट, न्यूज़पेपर और प्राइवेट एक्ट्स। तो आपको जैसे सीएनजी भरवाते हैं गाड़ी में, तो आपको इसको याद रखना पीएनजी। तो ये पीएनजी जो है प्राइवेट एक्ट्स, न्यूज़पेपर और गजेट्स, इनसे संबंधित जो सेक्शन है वो कहां पर है? 81 में, उनके बारे में उपधारणा। 81 जो है, चूंकि गजट 81 में है तो इसमें कौन सा गजट आ गया 81 में? इलेक्ट्रॉनिक गजट। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो गजट है उनके बारे में प्रिजम्पशन जो है वो कहां पे रहेगी? ऐसा नहीं है कि जो 79 से जब 85 तक जो हम पढ़ रहे हैं सेल प्रिज्यूम में, सेल प्रिज्यूम में, तो 85 ए, बी और सी ये भी तीनों इसी में आएगा सेल प्रिज्यूम में। और इसके बीच में जो भी 79 से 85 में जो भी ए या बी कोई भी आएगा तो वो भी सेल प्रिज्यूम में ही आएगा। तो ये है हमारा, तो इलेक्ट्रॉनिक गजट के बारे में प्रिजम्पशन कहाँ है? 81 में। उसके बाद जो 82 है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है मुद्रा, मुद्रा यानी सील और सिग्नेचर। तो सील और सिग्नेचर के दस्तावेज के बारे में, सील और सिग्नेचर के बारे में जो प्रिजम्पशन है वो कहां पर है? 82 में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है 83, वो है सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए जो मैप्स हैं या प्लान्स हैं। तो मैप्स और प्लान्स यानी एमपी, इनके बारे में प्रिजम्पशन कहाँ है? 83 में। उसके बाद जो 84 है वो है आपकी विधियों के संग्रह और कोर्ट के जो निश्चय होते हैं उनकी रिपोर्ट के बारे में प्रिजम्पशन। विधियों के संग्रह, विधियों के संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ लॉज एंड विनिश्चयों की रिपोर्ट्स यानी रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस, इनके बारे में प्रिजम्पशन 84 में। 85 है मुख्तारनामा के बारे में प्रिजम्पशन। मुख्तारनामा को बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी ये क्या होता है? अटॉर्नी मतलब जैसे इसमें आप ये देखिए मुख्तारनामा, तो एक शब्द होता है मुख्तार, शब्द कौन सा होता है? एक मुख्तार। इस मुख्तार को ही जो है अटॉर्नी कहा जाता है, या फिर आप इसको एजेंट कह सकते हो या मुख्तार कह सकते हो, अटॉर्नी कह सकते हो। और इसी के नाम मुख्तार नामा यानी मुख्तार के नाम पर जो है जो दस्तावेज जारी किया जाता है उसके बारे में उपधारणा। तो अब मुख्तार क्या हो गया? मुख्तार एक ऐसा एजेंट हो गया, ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कोई अन्य व्यक्ति अपनी पावर या अपना अधिकार जो है वो सौंप देता है, तो उसी को मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो विदेश चले जाते हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे बेचनी है तो वो खुद तो आ नहीं सकते, तो यहीं पे वो किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते हैं, यानी उसको अपने संपत्ति को बेचने का अधिकार जो वो दे देते हैं। तो यहाँ कोर्ट से उसको जो है वो परमिट कराया जाता है कि इसको मैंने अपना जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में न्यायालय जो है उपधारणा करेगा। उसके बाद में
यहाँ पे ये भी सेल्फ प्रिज्यूम हो गया। उसके बाद में 85A है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में, यहाँ पे प्रिजम्पशन 85A। और जो 85A है आपका, वो आपका आईटी एक्ट की 2000 में जोड़ा गया था, आईटी एक्ट 2000 में जोड़ा गया था। फिर 85B है आपका। 85B क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे चिन्हक लगा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में है 85B। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, देखो यहाँ पे ए है 85A, तो ए का मतलब क्या हो गया? एग्रीमेंट। ए का मतलब क्या हो गया? एग्रीमेंट। तो 85A किससे रिलेटेड हो गई? एग्रीमेंट से। 85B है, तो जैसे हम 65B पढ़ रहे थे, 65B हमने पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख थे और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं। तो B जो है यहाँ पे 85B है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और 65B में भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में प्रिजम्पशन है और 65B में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के बारे में प्रावधान है। उसके बाद में नेक्स्ट है सी क्या है? यहाँ पे यहाँ चिन्हक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक, ये है हस्ताक्षर, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। तो अब सी जो है, इससे याद रखना है आपको, सी का मतलब क्या है यहाँ पे? सर्टिफिकेट्स। तो ए एग्रीमेंट से याद रखोगे, बी 65B से याद रखोगे, और सी जो है वो सर्टिफिकेट से याद रखोगे। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएंगे। 85 जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी से हो गया। अब आता है 86 जो कि फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में, उनकी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है उनके बारे में प्रिजम्पशन की बात करता है। तो 86 हो गया फॉरेन से संबंधित। उसके बाद 87 जो है वो हो गया आपका बुक्स, मैप्स और चार्ट। बुक्स, मैप्स और चार्ट, यानी ये हो गया BMC। चाहे तो आप इसको BMC से याद रखो, या फिर जब हम इंटर करते हैं तो उसमें साइंस साइड के लिए ग्रुप होता है PCM ग्रुप। तो अब इसमें जो है आप PCM ग्रुप तो है नहीं, तो इसको क्या करोगे आप? BCM ग्रुप। तो BCM हो गया यहाँ पे। तो BCM का मतलब क्या होगा? बुक्स हो गया, चार्ट हो गया और मैप्स हो गया। तो BCM किससे रिलेटेड है? 87 से। इनके बारे में अवधारणा। अच्छा, इसमें एक और चीजें थी कि जो हमने बताया था कि 85 तक सेल प्रिज्यूम है और 86 से क्या है? मे प्रिज्यूम है। तो यहाँ पे 86 में क्या है? मे प्रिज्यूम है। और ऐसे ही 87 में भी क्या रहेगा? यहाँ पे मे प्रिज्यूम रहेगा। तो यहाँ पे BCM, तो BCM 87 में। उसके बाद में 88 है आपका तार संदेश के बारे में प्रिजम्पशन। अब चूंकि तार संदेश अब नहीं चलते, इसलिए धारा 88 को प्रेजेंट में BSA में भी हटा दिया गया है। तो तार संदेश के बारे में प्रिजम्पशन धारा 88 में है। उसके बाद 88A, चूंकि यहाँ पे तार संदेश है तो यहाँ पे भी संदेश ही आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो संदेश हैं उनके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में जो प्रिजम्पशन है, तो यहाँ पर मे प्रिज्यूम, यहाँ पर भी मे प्रिज्यूम। तो 86 से 88 तक आपका मे प्रिज्यूम हो गया। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 89। तो 89 क्या कहता है कि पेश न की गई दस्तावेज के सम्यक निष्पादन, यानी ड्यू एग्जीक्यूशन, इनके बारे में जो प्रिजम्पशन है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? सेल प्रिज्यूम आ जाएगा। जो हमने पढ़ा था कि 79 से 85 तक सेल, उसके बाद में 86 से 88 तक मे प्रिज्यूम, फिर 89 से सेल प्रिज्यूम, और फिर 90 में आपका आ जाएगा मे प्रिज्यूम। तो यहाँ पे आ गया मे प्रिज्यूम 90 में। तो 89 हो गया पेश न की गई दस्तावेज के सम्यक निष्पादन के बारे में प्रिजम्पशन, और 90 हो गया 30 वर्ष पुराना। एक तो प्री के लिए याद रखना है कितने वर्ष पुराना? 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में प्रिजम्पशन।
और कैसी प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है। दूसरा इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो प्रिजम्पशन की जाएगी उस दस्तावेज के बारे में, तो किस किस चीज के बारे में प्रिजम्पशन की जाएगी। तो एक तो उसका जो दस्तावेज पर सिग्नेचर के बारे में, और दूसरा है उसकी हैंडराइटिंग के बारे में है, तीसरा उसके एग्जीक्यूशन के बारे में है, चौथा उसके अटेस्टेशन के बारे में है, और इसके बाद में इस पे एक और है कि उसमें दिनांक के बारे में भी इसमें जो है प्रिजम्पशन की जाती है। अब ऐसा जो 30 वर्ष पुराना जो दस्तावेज है वो उचित कस्टडी में से जो है उसको पेश किया जाता है ना, ऐसी किसी कस्टडी में से पेश किया गया है जिसे न्यायालय उचित समझता है। तो जो कस्टडी है दस्तावेज का उचित कस्टडी में वो तब कहा जाता है जब वो ऐसे स्थान में है या फिर ऐसे व्यक्ति की देखरेख में है जहां पर या फिर जिस व्यक्ति के पास में वे नेचुरली होनी चाहिए। लेकिन कोई भी कस्टडी वो अनुचित नहीं है, यानी कस्टडी जो वो अनुचित तब भी है यदि यह साबित कर दिया जाता है कि उस कस्टडी की जो ओरिजिन है वो विधि लीगली है। तो ये जो स्पष्टीकरण है ये धारा 81 को भी लागू होता है। तो प्रिजम्पशन के बारे में है वो मैंने बता दिया आपको, सिग्नेचर हो गया, हैंडराइटिंग हो गया, उसके एग्जीक्यूशन के बारे में, उसके अटेस्टेशन के बारे में, और वहां पे दिनांक के बारे में एग्जीक्यूशन है, मे प्रिज्यूम है और 30 वर्ष है। ये आपको 90 में याद रखना है। उसके बाद में इसमें जैसे इलस्ट्रेशन है कि ए जो है वो भू संपत्ति पर लंबे समय से कब्जा रखता आया है और उस भू संबंधी जो विलेख है जिससे उस भूमि पर उसका हक जो है वो दर्शित होता है वो उसकी कस्टडी में से अपनी में से उसको पेश करता है। तो ये जो कस्टडी है ये जहां पे हम ये समझते हैं कि ये नेचुरली हाँ उसी के पास में उसके जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो ये कस्टडी जो वो उचित कस्टडी है, प्रॉपर कस्टडी। तो इस तरह से है यहाँ पे ये कस्टडी के बारे में बात की गई है तीनों ही इलस्ट्रेशन में कि कौन सी कस्टडी जो है वो उचित कस्टडी है। उसके बाद में 90A है, 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में प्रिजम्पशन की बात कही गई है। तो यहाँ पे एक तो ये याद रखना है कि 5 वर्ष पुराना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। और ये जो सेक्शन है 90, ये 90A मतलब वो IT एक्ट 2000 के द्वारा जोड़ी गई है। तो 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में प्रिजम्पशन। अब चूंकि जो 90 में प्रिजम्पशन थी वो भी यहाँ जो मे प्रिज्यूम थी 90 में, यहाँ पर भी मे प्रिज्यूम ही प्रिजम्पशन है। तो बस इसमें इतना याद रखना है आपको। उसके बाद में जो नेक्स्ट है अब है चैप्टर नंबर 6, दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। चैप्टर 6 है आपका 91 से लेकर 100 तक। इसमें दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का एक्सक्लूजन किया जा रहा है, अपवर्जित किया जा रहा है। यानी जहां पे दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है वहां पर मौखिक साक्ष्य को ग्राह्य नहीं माना गया है। ये कहां पर होता है दस्तावेजी साक्ष्य, यानी जो भी डॉक्यूमेंट के रूप में अगर कोई भी चीज लिखी हुई है, जैसे दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध है कोई भी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो ग्रांट्स है, या फिर वो प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन है, इनके संबंध में, इनकी शर्तों के संबंध में जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट के रूप में ही दिया जाएगा, यानी उसके संबंध में मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। ये चीजें क्यों हैं, यानी डॉक्यूमेंट को मौखिक साक्ष्य पर जो है प्रभावकारी क्यों माना गया है, इफेक्टिव क्यों माना गया है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। यानी जो 91 सेक्शन है ये जो है ये 2 सिद्धांत पर कार्य करती है। पहला है कि जो फैक्ट है कि कोई डॉक्यूमेंट में उसको साबित करने के लिए जो है वो सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए, और दस्तावेज जो होता है वो सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? दस्तावेजी साक्ष्य जो होता है वो मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा जो सर्वोत्तम होता है, तो वो क्यों माना जाता है? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक तो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, और दूसरा ये है कि ये विश्वसनीय भी होते हैं। ये क्या होते हैं? विश्वसनीय भी होते हैं। और तीसरा ये है कि इस सत्य जो जानने के लिए जो दस्तावेज की सत्यता है, किसी मामले की जो सत्यता है,
उसको जानने के लिए जो है बेहतर एविडेंस होते हैं। तो सत्य जानने के बेहतर साक्ष्य जो है वो होते हैं, इसलिए दस्तावेजी साक्ष्यों को मौखिक साक्ष्यों पर प्रायोरिटी दी जाती है। अब जो धारा 91 है, तो दो सिद्धांत हो गए। पहला यह है कि किसी भी फैक्ट को साबित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए, और दूसरा है कि जो दस्तावेजी साक्ष्य है वो मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा जो वो सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। अब जो जनरल रूल है वो ये कहता है, जनरल रूल भी है जो ये कहता है कि जो बात अगर रिटन में लिख दी गई है तो उसको रिटन के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए, मौखिक साक्ष्य को इसके संबंध में ग्राह्य नहीं माना जाएगा। तो अब चलते हैं धारा 91 पर। धारा 91 क्या कहती है कि दस्तावेज के बारे में, यानी जब किसी संविदा के या फिर किसी ग्रांट के संबंध में या फिर संपत्ति का जो डिस्पोजिशन किया जाता है, यानी संपत्ति का चाहे अंतरण किया जा रहा हो, वितरण किया जा रहा हो, संपत्ति को ट्रांसफर किया जा रहा हो, दान किया जा रहा हो, कोई भी संपत्ति के अन्य डिस्पोजिशन के निबंधन मतलब उसकी टर्म्स यानी उसकी शर्तें, तो संविदा के या फिर अनुदान के या संपत्ति के अन्य व्यय के निबंधन दस्तावेज के रूप में जब लेखबद्ध कर दिए गए हैं, तब उन सब कंडीशन में जिनमें ये विधि जो है अपेक्षा करती है कि कोई जो डॉक्यूमेंट है वो दस्तावेज के रूप में ही लेखबद्ध होना चाहिए, यानी विधि ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो लेखबद्ध दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध होना चाहिए, या फिर कोई ग्रांट है उसको डॉक्यूमेंट के रूप में लेखबद्ध होना चाहिए, या संपत्ति का कोई भी आप ट्रांसफर वगैरह कोई भी कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट के द्वारा ही होना चाहिए, जहां पे विधि ये कहती हो। तब ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्यय की निबंधनों को या फिर ऐसी बात के साबित किए जाने के स्वयं, मतलब तब ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के निबंधनों को किसके द्वारा, स्वयं उस दस्तावेज के द्वारा या फिर उसको सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा ही साबित किया जा सकता है। यानी सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जाएगा, जब धारा 65 की परिस्थिति होगी तब, और बाकी तो स्वयं उस दस्तावेज के द्वारा ही उसको साबित किया जाएगा, अन्यथा उसको साबित नहीं किया जाएगा। अब इसका जो एक्सेप्शन है कि भाई कब मौखिक साक्ष्य ग्राह्य हो सकता है, तो इसका पहला एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखा है और दूसरा एक्सेप्शन ये है। इसके बाद में जो एक्सेप्शन अभी हम पढ़ेंगे उससे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो पहला एक्सप्लेनेशन है ये कहता है कि यह धारा उन दशाओं में जिसमें निर्दिष्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है या संपत्ति का व्यय या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक ही दस्तावेज में अगर अंतर्विष्ट है तो फिर यह उन दशाओं को भी लागू होती है जिनमें वो एक से अधिक दस्तावेज में अंतर्विष्ट हैं। सेकंड जो स्पष्टीकरण वो कहता है कि जहां एक से अधिक ओरिजिनल कॉपी हैं वहां केवल एक जो ओरिजिनल कॉपी है उसी को साबित करना आवश्यक है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन बनता है ये कि जहां एक से अधिक मूल है वहां कितनी मूल साबित करना है, तो वहां एक मूल साबित करना आवश्यक होता है। अब जो एक्सप्लेनेशन 3 है इसका वो एक्सेप्शन है एक तरह से, जो मौखिक साक्ष्य जो ग्राह्य है उसके संबंध में। क्या है एक्सप्लेनेशन 3 कि इस धारा में निर्दिष्ट जो फैक्ट है उनसे अलग किसी फैक्ट को किसी दस्तावेज में कथन जो दिया हुआ है उस फैक्ट के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता को प्रवारण नहीं करेगा। प्रवारण नहीं करेगा का मतलब है, इसको इंग्लिश में तो कहते हैं प्रिक्लूड, प्रिक्लूड नहीं करेगा। अब प्रिक्लूड भी समझ में नहीं आ रहा तो प्रवारण करना को बोलते हैं रोकना, प्रवारण करना को कहते हैं रोकना। यानी अगर जो फैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा है उससे अलग अगर कोई फैक्ट आप दर्शा रहे हो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वहां पे आप ओरल एविडेंस जो वो दे सकते हो, उसकी ग्राह्यता को यहाँ पे वो रोकेगा नहीं ये धारा। मतलब तो पहला ये बन गया एक्सेप्शन, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन 3 है वो इसका एक्सेप्शन बन गया है। अब बाकी एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखे हैं। तो धारा 91 में कितने एक्सप्लेनेशन है, 3 एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन है। पहला जो एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन ये एक्सप्लेनेशन 3 में हो गया, यानी इसको बोलते हैं फैक्ट अदर देन
फैक्ट अदर देन द फैक्ट, मतलब ये हो गया जो फैक्ट डॉक्यूमेंट में है उस फैक्ट से अलग जो फैक्ट है उसके बारे में आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हो। तो पहला एफ से हो गया फैक्ट अदर देन फैक्ट्स इन डॉक्यूमेंट्स जो होता है। दूसरा जो इसका एक्सेप्शन है उसको देखेंगे, जब विधि ये अपेक्षा करती है कि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर वो किस में होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए, और ये दर्शा दिया जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे ऑफिसर के नाते कार्य किया है, तब उस लेख को जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है जिसके द्वारा, उस लेख को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपने साबित क्या कर दिया, क्या दर्शा दिया आपने कि उस विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे ऑफिसर के नाते कार्य किया है। तो वहां पे आप जो है उस लेख को साबित किया जाना फिर वहां पे आवश्यक नहीं है। तो पहला एफ से रिलेटेड यानी एक्सप्लेनेशन नंबर 3 हो गया, और दूसरा हो गया ए से रिलेटेड यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक ऑफिसर। तीसरा है आपका प्रोबेट से संबंधित, एफ ए पी, फैप हो गया यानी फाप या फैप आप कुछ भी बोल सकते हो। एक्सेप्शन 2 हो गया, जिन विलों को ये गलत लिखा हुआ है हिंदी में, विलों नहीं होता है, वसीयतों होता है। तो जिन विल्स मतलब जिन विल यानी वसीयतों को भारत में प्रोबेट मिला हुआ है उनको वे जो है प्रोबेट के द्वारा ही साबित की जा सकेंगे। प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट होता है कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी संपत्ति को वसीयत के आधार पर जब ट्रांसफर करवाता है तो उसको जो है प्रोबेट के लिए आवेदन करना पड़ता है कोर्ट के समक्ष। अब आवेदन कौन करता है? आवेदन करता है जिसके नाम पे यानी वसीयत में जो भी नामित व्यक्ति होता है वो, या फिर उत्तराधिकारी जो होता है वो, ये दोनों जो हैं नामित व्यक्ति जो है कोर्ट में प्रोबेट के लिए आवेदन करते हैं। अब कोर्ट जो है उस वसीयत की जो है सत्यता को और वैधता को जो है वैलिडेट करता है। तो इस तरह से जो वसीयत है उसको प्रोबेट मिल जाता है। ये होता है आपका जैसे पश्चिम बंगाल, बंबई, चेन्नई, ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर जो है वसीयत के आधार पर ही संपत्ति का ट्रांसफर करवाया जाता है और उसके लिए प्रोबेट आवश्यक होता है। यानी कोर्ट ये कहता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी जो है ये लीगल है और ये इनके नाम जो है वो प्रॉपर्टी आ रही है और वैध है, तो उसकी वसीयत की सत्यता को और वैधता को जो है निर्धारित करता है कोर्ट, तो उसको प्रोबेट मिल जाता है। एक तरह से सत्यता का और वैधता का वैलिडेशन हो जाता है कोर्ट के द्वारा। तो ये 3 हो गए एफ ए पी, आपकी समझ में आ गया होगा 91 सिंपली। अब उसके बाद में इसके इलस्ट्रेशन है, ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट कई लेटर्स में अंतर्विष्ट है, अंतर्विष्ट मतलब कंटेंट है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर कितने पत्र, वे सभी पत्र साबित करने होंगे। यानी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट को कई सेवरल लेटर्स में जो है वो लिखा गया है तो सारे के सारे पत्र जो वो साबित करने होंगे। दूसरा है कि यदि कोई संविदा है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी गई है तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो वो साबित करना होगा। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि यदि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 3 लेयर्स में जो है लिखा गया है तो उसमें केवल 1 लेयर्स को ही आपको साबित करना आवश्यक है। उसके बाद में जैसे ये वाला, उसके बाद में देखिए कि बी द्वारा दिए गए धन की रसीद बी को किसने दी? ए ने। ए और बी हैं, बी द्वारा ए को जो है धन दिया गया है और ए ने उसको क्या दी है? रसीद। बी द्वारा दिया गया धन, तो बी ने किसको धन दिया? ए को, और ए ने क्या दिया है? रसीद दी है बी को। अब ए ने रसीद दी है बी को, तो ये कह रहा है कि धन देने का जो संदाय का करने का मौखिक साक्ष्य जो पेश किया जाता है तो ये साक्ष्य क्या होगा? ग्राह्य होगा। यानी उस फैक्ट से अलग जो है ये बात है, जो फैक्ट मतलब जैसे ना अदर देन द फैक्ट जो है इन डॉक्यूमेंट, जो उस डॉक्यूमेंट में है उससे अलग, तो ये साक्ष्य जो वो ग्राह्य माना जाता है। अब है सेक्शन 92। सेक्शन 92 जो है वो मौखिक करार के साक्ष्य को अपवर्जित करती है।
यानी वहां दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन किया जा रहा था और यह मौखिक करार के साक्ष्य को अपवर्जित किया जा रहा है। ये धारा 92 91 का ही एक्सटेंशन है। ये कहती है कि जब ऐसी संविदा अनुदान या संपत्ति के अन्य व्यय की निबंधनों को या उनकी भी बात को, उसमें जो संविदा अनुदान या संपत्ति के व्यय से संबंधित किसी बात को जिसके बारे में विधि ये अपेक्षा करती है कि उसे दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध होना चाहिए, तब जो धारा 91 है, अंतिम पिछली धारा के अनुसार का मतलब धारा जो 91 है उसके अधीन उसको साबित किया जा चुका है, तब ऐसी किसी भी लिखत के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच किसी मौखिक करार को या फिर कथन का कोई भी साक्ष्य उसकी शर्तों का खंडन करने के लिए या उसमें फेरफार करने के लिए या जोड़ने के लिए या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी जब एक बार उसको लेखबद्ध कर दिया गया तब उसके लिए मौखिक करार जो है वो नहीं मौखिक करार का साक्ष्य जो वो नहीं दिया जाएगा। अब जो लेखबद्ध है, यानी ये सिद्धांत क्या कहलाया, धारा 92 के अधीन जो सिद्धांत है कि जो कुछ भी लेखबद्ध है उसे अब उस लेख के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। यानी अब उस लेख का जो एकमात्र साक्ष्य है वो खुद वो लिखित में दस्तावेज जो है वही है। लेकिन इसके जो एक्सेप्शन है इसमें 6 इसमें परंतुक हैं, जहां पे मौखिक करार या जहां पे जो लेखबद्ध है दस्तावेज उसको लेख के द्वारा साबित नहीं किया जाता, तो 6 इसमें परंतुक हैं और 3 हमने एक्सेप्शन देखे थे किसमें, सेक्शन 91 में, जिसमें एक एक्सप्लेनेशन जो 3 था और उसके बाद में एक्सेप्शन उसमें फर्स्ट और एक्सेप्शन उसमें सेकंड। ये हमने 3 उसमें देखे थे जो एफ ए और पी 3 से रिलेटेड थे। एफ में था फैक्ट अदर देन द डॉक्यूमेंट, ए का था अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर और पी से था प्रोबेट से रिलेटेड। अब उसके बाद में इसमें जो 6 हैं परंतुक प्रोवाइडो, उनको देखते हैं। प्रोवाइजो जो है पहला इसमें जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो वो साबित किया जा सकता है जो किसी दस्तावेज को अवैध मान्य बना दे। तो इसमें हमने फैप उसमें पढ़ लिया। इसमें अब नेक्स्ट है आई क्या कहता है आपका, ये कहता है इनवैलिडेट कर देना किसी डॉक्यूमेंट को, यानी दस्तावेज को अवैध मान्य बना देता है, या फिर जो किसी व्यक्ति को उस डिक्री या आदेश का हकदार बना देता है जो कपट के द्वारा या इंटिमिडेशन अभित्रास के द्वारा, अवैधता के द्वारा यानी इलीगलिटी के द्वारा या सम्यक निष्पादन के अभाव के द्वारा, जहां की उसका वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन हुआ है, किसी संविदाकारी पक्षकार में सामर्थ्य का अभाव हो गया है जिसके कारण, यानी वांट ऑफ कैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, इसके कारण या विधि की या तथ्य की भूल के कारण जो है किसी व्यक्ति को डिक्री आदेश का हकदार बना देती है। यानी कोई भी चीज अगर इसके द्वारा किसी ने कपटपूर्वक प्राप्त की है तो उसके संबंध में मौखिक साक्ष्य जो वो दिया जा सकता है जो कि उस डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर देता है। तो फैफ आई हो गया। अब उसके बाद में सेकंड प्रोवाइजो क्या है, किसी ऐसे विषय ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में डॉक्यूमेंट साइलेंट है, तो यहाँ पे करेंगे ID, यानी डॉक्यूमेंट इज साइलेंट। ये आपको मेंस में बहुत काम आएगा, जहां पे ये क्वेश्चन आता है मेंस का कि दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए और उसके अपवादों को भी बताइए। तो वहां पे ये अपवाद आपको याद रहेंगे। उसके बाद में जो तो हमारा हो गया 3 और 2 5, पांचवा एक्सेप्शन हो गया किसी विषय के बारे में जिसके बारे में दस्तावेज मौन है और जो उसकी शर्तों से इररिलेवेंट भी नहीं है, यानी उसकी शर्तों से रिलेवेंट है, तब किसी पृथक मौखिक करार या उसके अस्तित्व को साबित किया जा सकेगा। इस पर विचार करते समय कि यह परंतुक लागू होता है या नहीं, न्यायालय दस्तावेज की प्रारूपिकता की मात्रा को भी ध्यान में रखेगा, यानी उसकी
अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, यानी दस्तावेज की प्रारूपिता की मात्रा को भी ध्यान में रखेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है तो ये हो गया डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, जहां पे डॉक्यूमेंट साइलेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट हो गया प्रोवाइजो थर्ड वाला, संविदा अनुदान या संपत्ति के व्यय यानी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की जो प्रोभाव्य शर्त, यानी ये क्या हो गया आपका प्रोभाव्य शर्त का मतलब हो गया सब्सिक्वेंट, यानी जो वो है प्रेसिडेंट, इसको बोलते हैं पश्चातवर्ती को बोलते हैं सब्सिक्वेंट और इसको बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी ये हो गया आपका सी से कंडीशन प्रेसिडेंट प्रोभाव्य शर्त। तो संविदा अनुदान या संपत्ति के व्यय के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की प्रोभाव्य शर्त गठित करने वाले किसी पृथक मौखिक करार का अस्तित्व जो वो साबित किया जा सकता है। तो जहां पे पहले से ही ये प्रोभाव्य शर्त है कि कोई डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है कि ए बी सी से पूछकर ही आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना है, और उसने वो डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं बनाया, तो जहां पे कोई प्रोभाव्य शर्त जो पूरी नहीं की गई है वहां पे उसके पृथक मौखिक करार का अस्तित्व जो वो साबित किया जा सकता है। मतलब उसके कह के बनवाया तो वो ये कहे कि मैंने नहीं कही थी, तो उसकी बात को मौखिक करार को जो है उसको साबित कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोवाइजो 4 है कि ऐसी किसी संविदा अनुदान या व्यय को अगर विखंडित या रूपांतरित, विखंडित बोलते हैं रिसेंड जो होता है, रिसेंड मतलब RESCIND, रिसेंड, रिसेंड मतलब विखंडित करना, विखंडित करना मतलब रद्द कर देना या उसको बोलते हैं जैसे मनसूख कर देना। तो किसी संविदा अनुदान या संपत्ति के व्यय को विखंडित या उपांतरित करने के लिए किसी सुभिन्न पाश्चिक सब्सिक्वेंट मौखिक करार का अस्तित्व उन अवस्थाओं में साबित किया जा सकता है जिनमें विधि अपेक्षा करती है कि ऐसे दस्तावेज जो है वो लिखित में हो और जिनके दस्तावेज के पंजीकरण के बारे में उस समय लागू विधि के अनुसार उसका पंजीकरण किया जा चुका है। इन कंडीशंस के सिवाय उसको साबित किया जा सकता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या संपत्ति के व्यय को विखंडित या उपांतरित करने के लिए अगर मौखिक करार जो है उसके मौखिक करार का जो साक्ष्य है वो दिया जा सकता है। तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं विखंडित, रिसाइंड होगा ना, रिसेंड, रिसेंड और मॉडिफाई। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपका 5वां प्रोवाइजो। ये कहता है कि कोई भी प्रथा या रूढ़ी, यानी कोई भी यूजेस, इसको बोलते हैं यूजेस और कस्टम, तो कोई भी प्रथा या रूढ़ी जिसके द्वारा संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियां, तो संविदा में वो को नहीं लिखा गया है, जो प्रसंगतियां बोलते हैं इंसिडेंट्स को, जो विवरण वगैरह होते हैं उनको नहीं लिखा गया है, तो उनको उस प्रकार की संविदाओं में से जो उपाबद्ध होती हैं यानी उनसे संलग्न रहती हैं, एनेक्सिड बोलते हैं इनको, अनेक्सिड उपाबद्ध रहती हैं, तो इनको साबित किया जा सकता है। तो पहले तो आपको शब्दों को समझना है, इसलिए मैं टाइम लेता हूं कि एक एक शब्द को आपको समझाया जा सके, आपको समझने में मतलब कोई भी दिक्कत ना आए। तो ऐसी अब फ्लो बन जाएगा कि कोई भी यूजेज और कस्टम जिसके द्वारा संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली कोई भी इंसिडेंट्स उस प्रकार की संविदाओं में जो संलग्न रहती हैं, एनेक्सिड रहती हैं, उनको साबित किया जा सकता है प्रथा या रूढ़ी के द्वारा। तो ये आपका जो है प्रोवाइजो 5 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो यह दर्शाता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान फैक्ट से किस प्रकार, वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट, उस टाइम पे जो विद्यमान है, वर्तमान फैक्ट से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आपका हो गया था यहाँ पे यू यानी यूजेस और कस्टम, और लास्ट वाला ये वाला है प्रोवाइजो लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज जो किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे रिलेशन ऑफ लैंग्वेज, रिलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की भाषा
जो है वो किस प्रकार संबंधित है। तो रिलेशन दर्शा रहा है लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट की का, तो रिलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हमने जो पूरे पढ़े हैं वो है FAP फैप, फिर I, फिर D, फिर C कंडीशन प्रेसिडेंट, फिर R और फिर U, फिर R, और इसमें E जो है लास्ट में आपका बन जाता है फैप DD, फैप ID क्रूर। क्रूर मतलब एक तरह से निर्दयी जो बोलते हैं जिसको, क्रूर व्यवहार। तो ये आपका फैप ID क्रूर हो गया। अब इसमें इलस्ट्रेशन है, इसके इलस्ट्रेशन आप देख लेना, इंपोर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। जैसे ए वाला इसका इलस्ट्रेशन है, आप वो देखिए, ये इंपोर्टेंट है। बीमा की एक पॉलिसी इस माल के लिए की गई है कि जो कलकत्ते से लंदन जाने वाले पोतों में है। कलकत्ते से लंदन जो जहाज जा रहा है उसमें उसका माल है, और इस बात उसके माल के नष्ट ना होने के लिए या नष्ट हो जाने के लिए मतलब उसकी पॉलिसी की गई है। अब माल किसी विशिष्ट पोत से भेजा जाता है, और वो पोत जो वो पोत मतलब जहाज, वो पोत नष्ट हो जाता है। अब ये फैक्ट कि वह जो पोत है वो उस पॉलिसी से मौखिक रूप से अपवादित था, साबित नहीं किया जा सकता। यानी वो पॉलिसी के अधीन ही है। पॉलिसी के, आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिसी से जो है पालन पॉलिसी का नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे मौखिक साक्ष्य जो वो ग्राह्य नहीं है। तो ये तो होगा सेक्शन जो खुद कह रहा है, इसलिए अपवाद नहीं है। तो जहां पर भी साबित नहीं किया जा सकता आ रहा है तो वहां पर मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, लेकिन जहां पर साबित किया जा सकता है वे सारे क्या हैं, वे अपवाद हैं। वे सारे क्या हैं, वे अपवाद हैं। ये रहे, यहां पर भी है दर्शित कर सकेगा, यहाँ पे साबित कर सकेगा। तो ये सारे अपवाद हैं, आप देख लेना इनको। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जी वाला एग्जाम्पल। ये देखिए, बी को ए जो है वो एक घोड़ा बेचता है और मौखिक गारंटी दे रहा है यहाँ पे कि वो कैसा है, अच्छा है। अब बी को ए ने इन शब्दों को लिखकर एक कागज पर दे देता है। अब ये मतलब इन शब्दों को, मतलब किन शब्दों को, ये कि ए से 500 रुपए में एक घोड़ा खरीदा। अब लेकिन वो अच्छा है इस बात की तो वो मौखिक गारंटी दी उसने, तो अब बी जो है उसकी मौखिक गारंटी को साबित कर सकेगा। यानी ये तो व्यवहारिकता है ना कि जाओ भाई जाओ, अरे माल में कोई कमी नहीं आएगी, माल बेहतरीन है, कोई शिकायत नहीं आएगी। अब ये वो मौखिक देख कहता है जो बेचने वाला होता है, विक्रेता जो होता है। तो अब इसकी जो मौखिक गारंटी है उसको व्यक्ति जो है, जो क्रेता होता है, वो साबित कर सकता है। तो ये आपके जो है इलस्ट्रेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 93। ये क्या कहती है 93 सेक्शन? 93 सेक्शन कहती है कि जो भी संदिग्धार्थ दस्तावेज है, यानी जो भी एम्बिगुअस बोलते हैं संदिग्धार्थ, जो भी एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट है उसको स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के लिए जो साक्ष्य दिया जाता है उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हैं वो 94 और 93, ये दोनों सेक्शन 93 और 94 एम्बिगुअस है, यानी एम्बिग्विटी इसको बोलते हैं, एम्बिग्विटी। और 93 और 94 ये है PATENT, पेटेंट। पेटेंट एम्बिग्विटी है, पेटेंट को बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो आपको प्री के हिसाब से भी याद हो जाएगा कि पेटेंट एम्बिग्विटी यानी P से पेटेंट, P से प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष संदिग्धता जो है वो किसमें, 93 और 94 में। और एक होती है 95 से लेकर 98 तक, ये कौन सी है, ये है लेटेंट, LATENT, ये आपकी है लेटेंट एम्बिग्विटी। ये है आपकी अप्रत्यक्ष संदिग्धता। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष संदिग्धता और अप्रत्यक्ष संदिग्धता का मतलब क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष संदिग्धता होती है यानी जो पेटेंट एम्बिग्विटी होती है, ऐसी गलती है ये दस्तावेज की
डॉक्यूमेंट की, जो डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट के, एग्रीमेंट के या सेल के कोई भी जो तैयार किए जाते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट में ऐसी गलती है जो उस लिखित या दस्तावेज को देखने से ही मालूम हो जाती है। यानी उस डॉक्यूमेंट में भाषा जो है वो इतनी अस्पष्ट होती है, अनिश्चित होती है, त्रुटिपूर्ण होती है कि उससे उस दस्तावेज का या लिखत का जो है कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसको बोलते हैं पेटेंट एम्बिग्विटी। और लेटेंट एम्बिग्विटी क्या होती है? यानी जो अप्रत्यक्ष होती है, यानी वो दिखाई नहीं देती, यानी उसकी जो भाषा होती है दस्तावेज की वो स्पष्ट है, और लेकिन वो जो फैक्ट हैं, वो जो डॉक्यूमेंट में फैक्ट है उनके संदर्भ में वो अर्थहीन होती है। इसलिए इसका साक्ष्य दिया जा सकता है लेटेंट एम्बिग्विटी में कि वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और किस भाव में उसको प्रयुक्त किया गया है। तो इसलिए जो पेटेंट एम्बिग्विटी होती है उसमें साक्ष्य को अपवर्जित कर दिया जाता है, साक्ष्य नहीं दिया जाता। और जो लेटेंट होती है उसमें साक्ष्य दिया जा सकता है कि किसी डॉक्यूमेंट में कहां पे क्या गलती हुई है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ समझाने के लिए। तो ये चीज है। तो अब आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा 93 से लेकर 98 का प्रोविजन। अब पढ़ते हैं 93 क्या कहती है कि जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखने से ही एम्बिगुअस लग रही है या फिर वो डिफेक्टिव है, त्रुटिपूर्ण का मतलब क्या है, डिफेक्टिव है, तब उन फैक्ट का एविडेंस नहीं दिया जा सकता जो उनका अर्थ दर्शित करते हैं या उन त्रुटियों को, डिफेक्ट को जो है वो उनकी पूर्ति कर देते हैं। क्योंकि भाषा कैसी है उसकी, पहले से ही वो एम्बिगुअस है और डिफेक्टिव है। जैसे ए बी को जो है 1000 रुपए या 1500 रुपए में एक घोड़ा बेचने का रिटर्न में एग्रीमेंट करता है। तो अब कितने रुपए का एग्रीमेंट किया उसने, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा 1000 रुपए में है या 1500 रुपए में है। तो ये देखने से ही इसकी भाषा जो कैसी हो गई, एम्बिगुअस हो गई। अब यह दर्शित करने के लिए कि उनमें से कौन सा वाला मूल्य दिया जाना था, इस बात का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। दूसरा है कि किसी विलेख में रिक्त स्थान है। अब इन फैक्ट का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि जो यह दर्शित करते हो कि उस रिक्त स्थान की पूर्ति जो करते हो, तो इस बात का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे भाषा उसकी देखने से ही वो एम्बिगुअस है या फिर आपने वो डिफेक्ट कर दिया उसमें। 94 क्या कहता है, विद्यमान तथ्यों को, जो प्रेजेंट फैक्ट है उसको दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। यानी जब दस्तावेज में भाषा यहाँ पे कैसी है, स्पष्ट है, यहाँ पे भाषा कैसी थी, एम्बिगुअस थी, और जबकि वे विद्यमान तथ्यों को भी ठीक ठीक लागू होती है, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा कि वह ऐसे फैक्ट को लागू होने के लिए नहीं थी। तो यहाँ पे तो ये लागू होने के लिए करवा रहा है, फैक्ट मतलब एविडेंस दे रहा है, तो वो लागू साक्ष्य का उसका अपवर्जन कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे वो सही सही लिखी हुई है, भाषा स्पष्ट है और वो लागू भी हो रही है फैक्ट को, तब यह दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाता कि वो उस फैक्ट के लिए लागू होने के लिए नहीं थी। जैसे इसका इलस्ट्रेशन देखिए 94 का कि बी को ए जो रामपुर में अपनी 100 बीघे वाली प्रॉपर्टी को जो वो सेल डीड के द्वारा सेल करता है। अब ए के पास में रामपुर में 100 बीघे वाली एक प्रॉपर्टी है भी, तो अब इस बात का एविडेंस नहीं दिया जा सकता कि वो ये कहे कि जो प्रॉपर्टी है वो मेरी, वो किसी भिन्न स्थान पर स्थित है और भिन्न माप की है। यानी भिन्न माप की मतलब 100 बीघा नहीं 50 बीघा है और ये है, जबकि उसके पास में रामपुर में 100 बीघा की प्रॉपर्टी है और उसने रामपुर वाले 100 बीघा वाली जमीन जो है वो सेल डीड की है। तो अब ये इस बात का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। अब जो आता है लेटेंट एम्बिग्विटी पे, यानी 95 कहती है विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में एविडेंस दिया जा सकता है। यहाँ पे एविडेंस दिया जा रहा है, यानी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा जो वो कैसी है, स्पष्ट है, लेकिन वो विद्यमान तथ्य के संदर्भ में क्या है, अर्थहीन है। 94 में भाषा स्पष्ट थी और लागू भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे भाषा स्पष्ट है लेकिन वो लागू नहीं है, यानी अर्थहीन है। तब यह दर्शाने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है कि वह किस भाव में प्रयुक्त की गई थी। जैसे बी को ए जो है मेरे कलकत्ते का घर जो कहकर उसको विलेख के द्वारा सेल डीड के द्वारा वो बेचता है। अब ए का कलकत्ते में तो घर है ही नहीं, लेकिन ये है कि उसका हावड़ा में एक घर है जो
उस सेल डीड के एग्जीक्यूशन के टाइम पर, बेचने के समय पर वो उसके कब्जे में है। तो अब यहाँ पे यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य जो दिया जा सकता है कि विलेख का संबंध जो हावड़ा वाले घर से था। 96 क्या कहती है, उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकता है। तो जबकि फैक्ट ऐसे हैं कि जो प्रयुक्त भाषा है डॉक्यूमेंट में वो कई व्यक्तियों और चीजों में से किसी एक को लागू होने के लिए है या हो सकती है, और एक से अधिक को लागू होने के लिए वो नहीं है, यानी इस तरह के हैं फैक्ट जो भाषा है, तब उन फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है कि जो ये दर्शाते हो कि वो उन व्यक्तियों में से, जो एक कई व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में से या उन चीजों में से किसको लागू होने के लिए थी। जैसे यानी अब ये दो या दो से अधिक चीजें हो गई यहां पर। जैसे ए 1000 रुपए में मेरा सफेद घोड़ा बी को बेचने का करार करता है। 1000 रुपए में मेरा सफेद घोड़ा, अब ए के पास में 2 सफेद घोड़ा हैं, तो वो अब हो गया ना कई व्यक्तियों चीजों में से किसी एक को लागू होने के लिए है, और यहाँ पे हो गया कई सफेद घोड़े हो गए उसके पास में 2। तो इन फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है जो ये दर्शाते हो कि कौन सा घोड़ा जो है इसमें से दिया जाना था, बेचना था। ऐसे ही बी के साथ में ए जो हैदराबाद जाने के लिए एग्रीमेंट करता है। अब यह दर्शाने वाले फैक्ट का साक्ष्य दिया जा सकता है कि जो कहे कि वो दक्षिण का हैदराबाद था या सिंध का हैदराबाद था। तो इस तरह से कई व्यक्तियों को लागू होने वाले फैक्ट के बारे में जो एविडेंस दिया जा सकता है कि वो कुछ एक को लागू हो सकता है या होता है। तो 96 हो गया। उसके बाद में 97 है कि फैक्ट के 2 क्लासेस में से, 2 संवर्गों में से, 2 कैटेगरी में से कौन सा जो है ये कह रहा है तथ्यों के 2 संवर्गों में से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती है, तब उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है। तो जब डॉक्यूमेंट में जो प्रयुक्त भाषा है वो पार्शली विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग को यानी एक क्लास को और भागतः विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, किंतु पूरी की पूरी ना तो वो दोनों में से किसी एक को सही सही लागू होती है, तब यह दर्शाने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है कि वो दोनों में से किसको लागू होने के लिए थी। जैसे अब भाषा इस तरह की है कि मेरी बी को मेरी जेड में स्थित वाई के कब्जे में की भूमि, जेड होगा यहाँ पे प्लेस, जेड स्थान पर स्थित और वाई व्यक्ति के कब्जे में भूमि है, उसको बेचने का करार ए करता है बी के साथ में। अब ए के पास में जेड नामक स्थान पर भूमि है लेकिन वो वाई के कब्जे में नहीं है, उसके पास वाई के कब्जे वाली भूमि है किंतु वो जेड स्थान पर नहीं है। तो दोनों में से एक आधी चीज उस पर लागू हो रही है और आधी दूसरे पर लागू हो रही है, पूरी की पूरी किसी पर लागू नहीं हो रही है, तब यह दर्शित करने वाले फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है कि उसका मतलब जो है वो कौन सी भूमि बेचने का है। अब 98 कह रहा है कि जो ना पढ़ी जा सकने वाली लिपि जो होती है, यानी जो एलिजिबल करेक्टर्स होते हैं, ना पढ़ी जा सकने वाली लिपि के बारे में जो साक्ष्य है। अब यहाँ भाषा के बारे में किसी डॉक्यूमेंट में भाषा समझ में नहीं आती है तो उस भाषा का अर्थ समझाने के लिए एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है, यानी ऐसी लिपि का जो पढ़ी ना जा सके या सामान्यतः समझी ना जा सके, अब वो चाहे विदेशी है, अप्रचलित है, पारिभाषिक है, स्थानिक है, प्रांतीय है, यानी ये किस तरह के हुए, चाहे वो फॉरेन है, चाहे वो ऑब्सोलेट है, ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित है, या फिर वो टेक्निकल है, या फिर वो लोकल भाषा है, या फिर वो प्रांतीय यानी प्रोविंशियल एक्सप्रेशन है उनका जो है, या फिर वो एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन जैसे होता है कि टीआईपी टिप का मतलब क्या है, तो इन इस तरह से और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शाने के लिए इनका एविडेंस दिया जा सकता है। उसके बाद में जो 99 है इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, 99 है कि दस्तावेज के निबंधों में फेरफार करने वाला जो एग्रीमेंट है उसका साक्ष्य दिया जा सकता है।
दस्तावेज की शर्तों में फेरफार करने वाला, यानी वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उसके हित प्रतिनिधि नहीं है, ना तो उसके पार्टी है, ना ही वो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसे किन्हीं भी फैक्ट का साक्ष्य वो दे सकते हैं जो दस्तावेज की शर्तों में फेरफार करने वाला किसी उस करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखता हो। समकालीन करार कहते हैं उस समय पे, जिस समय पे करार किया गया था, कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 100, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का जो वसीयत संबंधी उपबंध है उसकी इसमें सेविंग के बारे में ये प्रावधान किया गया है कि जो वसीयत संबंधी जो इसमें प्रोविजन है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में, यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट, उसमें जो वसीयत संबंधी प्रावधान है उस पर ये धारा नहीं, ये चैप्टर, इस अध्याय की जो इस अध्याय की कोई भी बात जो है वो इस वसीयत संबंधी प्रावधानों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये आपका 100 तक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जो आता है वो नेक्स्ट पार्ट, वो भाग 3 है जो 101 से लेकर 167 तक, 167 तक है। अब इसको जो है हम पढ़ेंगे भाग 3 को।